Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is पापुआ न्यू ग्वेना। तो पीआईबी में इसके बारे में आया तो हम जानेंगे क्यों आया, इससे रिलेटेड मैप भी देखेंगे ताकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमें परेशानी ना हो। India and Papua New Guinea signed a memorandum of understanding on sharing India's tech successful digital solution implemented at the population scale following the global DPI summit organized by MITI in Pune. तो इंडिया और पपुआ न्यू गिनी ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को शेयर करने को लेके इंडिया स्टैक को, जो कि सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पॉपुलेशन स्केल के लिए। फॉलो किया जाएगा ग्लोबल डीपीआई समिट को जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिटी के द्वारा। कहां पे? तो पुणे पे। The MoU aims to enhance digital transformation in areas such as digital public infrastructure, digital identity, digital payment, data exchange and data governance. ये जो MoU है इसका मकसद है कि इनहेंस किया जाए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एरियाज के लिए, जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल आइडेंटिटी हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, डाटा एक्सचेंज, डाटा गवर्नेंस। Papua New Guinea in the Southwest Pacific encompasses the eastern half of New Guinea and its offshore island, a country of immense culture and biological diversity. It is known for its beaches and coral reefs. जो पपुआ न्यू ग्वेना है ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में इनकम्पास करता है ईस्टर्न हाफ को न्यू ग्वेना का और इसके ऑफशोर आइलैंड को। जो कंट्री है उसका इमेंस कल्चरल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ये जाना जाता है इसके बीचेस और कोरल रीफ्स के लिए। ये आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को पपुआ न्यू गिनी का। उसके नीचे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, इधर आप वेस्ट साइड में इक्वाडोर को देख पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क, सीएससी फ्रेमवर्क। तो हम जानेंगे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क के बारे में। A successful joint expedition of ocean scientists from India, Bangladesh and Mauritius organized under the Colombo Security Conclave Framework. जो एक सक्सेसफुल ज्वाइंट एक्सपेडिशन था ओशियन साइंटिस्ट का, किस किस कंट्री का? इंडिया, बांग्लादेश और मॉरिशस का। ऑर्गेनाइज किया गया था इसको कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क के अंतर्गत। ये कंट्री का नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए। द एक्सपेडिशन ऑन बोर्ड ओआरवी सागर निधि वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अंडर द सीएससी फ्रेमवर्क। और जो एक्सपेडिशन था इसने ऑनबोर्ड किया ओआरवी सागर निधि को, जो कि पहला इस काइंड का था सीएससी फ्रेमवर्क के अंतर्गत। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एनहेंस ओशियन ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन, टू प्रेडिक्ट एंड मैनेज चेंजेस इन द इंडियन ओशियन रीजनल एनवायरनमेंट। ये इनहेंस करेगा ओशियन ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन को ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके और मैनेज किया जा सके जो चेंजेस हो रहा है इंडियन ओशियन रीजनल एनवायरनमेंट में। Fostering collaboration in measuring and modeling ocean parameter for better forecasting and services in the region। और ये फोस्टर करेगा कोलैबोरेशन को मेजर करने के लिए और मॉडल करने के लिए ओशियन पैरामीटर को, ताकि अच्छे तरीके से फोरकास्ट किया जा सके और सर्विसेज किया जा सके रीजन पे। सीएससी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में हम जान लें। The CSC is a trilateral maritime security grouping formed in 2011 consisting of India, Sri Lanka and Maldives. Mauritius is the fourth member and Bangladesh and Seychelles attended as observer with invitation to join the group। जो सीएससी था आपका ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग था जिसको फॉर्म किया गया था 2011 पे, जिसमें कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स जो थे। मॉरिशस जो था वो चौथा मेंबर है और बांग्लादेश और साइचिल जो है ये अटेंड करते हैं ऑब्जर्वर के रूप में। इन्विटेशन जो होता है इनको ज्वाइन करने का अगर ग्रुप को मिलता है तो। इसका गोल क्या है? सीएससी फोकस ऑन इनहेंसिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी इन 5 पिलर। जो सीएससी है ये फोकस कर रहा है कि इनहेंस किया जाए और मजबूत किया जाए रीजनल सिक्योरिटी को 5 पिलर्स के लिए। तो 5 पिलर कौन कौन से है? मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी मैरीटाइम से रिलेटेड सेफ्टी और सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए। काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? It serves as India's outreach to the Indian Ocean in alignment with Indian vision of Sagar vision, emphasizing regional cooperation and shared security objective। ये सर्व कर रहा है इंडिया के आउटरीच के रूप में इंडियन ओशियन पे, जो कि एक अलाइनमेंट है इंडिया का जो विजन है सागर विजन का। ये फोकस कर रहा है रीजनल कॉपरेशन के ऊपर और शेयर कर रहा है सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को। It also aims to counter China influence in the region and reduce the Chinese footprint in member country। और इसका मकसद है कि काउंटर किया जाए जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इस रीजन पे और रिड्यूस किया जाए चाइना के फुटप्रिंट को मेंबर कंट्रीज के ऊपर से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमीकॉन इंडिया 2023। तो जानेंगे इसके बारे में हम। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया 2023 इन गुजरात
emphasizing India's potential to become a global semiconductor hub and its commitment to innovation and technology। तो कहाँ पे किया गया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था सेमिकॉन इंडिया 2023 को गुजरात में। ये फोकस कर रहा है इंडिया के पोटेंशियल के ऊपर ताकि इंडिया को एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाया जा सके और जो इसका कमिटमेंट है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लेके। सेमिकॉन इंडिया के बारे में हम जान ले। इट इज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ये जो सेमिकॉन इंडिया है ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? It aims to showcase India's capability in semiconductor design and manufacturing while facilitating networking and knowledge exchange among participants। और इसका मकसद है कि वो दर्शाए इंडिया के कैपेबिलिटी को सेमीकंडक्टर के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को लेके, साथ साथ फैसिलिटेट करे नेटवर्किंग एंड नॉलेज एक्सचेंज को पार्टिसिपेंट के बीच में। व्हाट आर सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर होता क्या है? दे आर मटेरियल विथ यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी crucial in manufacturing various electronic device and playing a significant role in modern technology। जो सेमीकंडक्टर है ये मटेरियल होते हैं जिनका यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है। ये क्रूशियल होते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, और ये प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के बारे में हम जान ले। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन वाज लॉन्च इन 2021 अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT MITI as a comprehensive program for the development of sustainable semiconductor and display ecosystem in India। जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है इसको लॉन्च किया गया था 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT के अंतर्गत। ये एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है डेवलप करने के लिए सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर को और डिस्प्ले इकोसिस्टम को भारत में। मकसद क्या है इसका? Provide financial support to company investing in semiconductor, display manufacturing and design ecosystem। ISM aims to serve as the nodal agency for efficient, coherent and smooth implementation of this scheme। ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट कंपनीज को जो इन्वेस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर पे, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइन इकोसिस्टम के लिए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मकसद है कि वो सर्व करे एक नोडल एजेंसी के तौर पे एफिशिएंट, कोहेरेंट एंड स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए इस स्कीम का। कंपोनेंट की अगर हम बात करें, scheme for setting up of semiconductor fab and display fab in India, fiscal support to eligible applicant for setting up of semiconductor fab, scheme for setting up of compound semiconductor, silicon photonic etc, design linked incentive scheme। तो जो कंपोनेंट है इसका, तो स्कीम है इसमें सेट करने को लेकर सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब को भारत में। इसके लिए फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एलिजिबल एप्लीकेंट को ताकि वो सेटअप कर सके सेमीकंडक्टर फैब को। स्कीम है सेटअप करने के लिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक एक्सेट्रा को, और डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम है इसके कंपोनेंट में। क्यों इंडिया को आवश्यकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की? तो सेमीकंडक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इकोनॉमी में, पावर करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और डिवाइस को। These microchips, also known as integrated circuit, are mainly made of silicon and germanium। India's semiconductor consumption is projected to exceed $80 billion by 2026 and $110 billion by 2030। और ये जो माइक्रोचिप है जिसको कि हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से भी जानते हैं, ये ज्यादातर सिलिकॉन या जर्मेनियम से ही बने होते हैं। और इंडिया का जो सेमीकंडक्टर कंजम्पशन है ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि $80 बिलियन तक हो जाएगा 2026 तक, और 2030 आते तक ये बढ़ के 110 बिलियन हो जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग है इस चिप का ये कॉन्सेंट्रेटेड है सिर्फ कुछ ही कंट्री पे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, नीदरलैंड। इस कारण हमारा जो डिपेंडेंसी है इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। अदर इनिशिएटिव रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिया गया है जो कि रिलेटेड है सेमीकंडक्टर से, जैसे कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मॉडर्नाइजेशन, सपोर्ट फॉर कंपाउंड सेमीकंडक्टर, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 स्कीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो हम जानेंगे PIB का न्यूज तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इसके बारे में आया है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस सेलिब्रेटेड इज 17th फाउंडेशन डे विद द लॉन्च ऑफ सेवरल सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने सेलिब्रेट किया था इसके 17th फाउंडेशन डे को, और उस दौरान लॉन्च किया गया था बहुत सारे सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव को। मकसद क्या था? ये जो इनिशिएटिव है इसका एम था कि इनहेंस किया जाए वेदर सर्विस, डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन और प्रमोट किया जाए ओशन रिलेटेड सर्विस एंड बायोडाइवर्सिटी को। मेजर इनिशिएटिव लॉन्च, जो मेजर इनिशिएटिव था जिसको लॉन्च किया गया इस दौरान, तो 4 न्यू मेट्रोलॉजिकल सेंटर वेर इनॉग्रेटेड इन इम्फाल, मणिपुर
कोहिमा नागालैंड, आइजवाल मिजोरम एंड पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार। तो जो 4 न्यू मेट्रोलॉजिकल सेंटर है इसको इनोग्रेट किया गया। तो ये न्यू जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है कहाँ पे है? तो इम्फाल में मणिपुर के, कोहिमा में नागालैंड के, आइजवाल में मिजोरम के और पोर्ट ब्लेयर में अंडमान एंड निकोबार के। A new website for disseminating alerts for block level weather forecasts and advisory to benefit our agriculture community, including farmer, fisher folk, livestock rearer। एक नया वेबसाइट को डिसेमिनेट किया गया है जो अलर्ट करेगा ब्लॉक लेवल पे वेदर फोरकास्ट को लेकर, एडवाइजरी जारी करेगा ताकि बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके हमारे एग्रीकल्चर कम्युनिटी को, जिसमें कि फार्मर, फिशर फॉक, लाइवस्टॉक रेरियर भी आते हैं। रेनफॉल एटलास ऑफ इंडिया, जो रेनफॉल एटलास है इंडिया का 1971 से 2020 का, इसको प्रिपेयर किया गया आईएमडी के द्वारा उपयोग करके डाटा को 4389 रेन गॉजेस का, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोवाइड करेगा रिसोर्सेज को वेरियस एजेंसी, रिसर्चर, स्टूडेंट एंड ऑपरेशनल मेथोडोलॉजिस्ट को। इंडियन ओशियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम (INOBIS) is a web portal that features the biodiversity of Indian Ocean, exclusive economic zone, and also provide information on marine species of the Indian Ocean। तो जो आपका इंडियन ओशियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक वेब पोर्टल है जो कि फीचर करता है बायोडाइवर्सिटी को इंडियन ओशियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, और ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को मेराइन स्पीसीज को लेकर इंडियन ओशियन पे। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में जान लें। Ministry of Earth Science was formed on 29 January 2006, headquartered in New Delhi, from a merger of Indian Meteorological Department, National Center for Medium Range Weather Forecasting, Indian Institute of Tropical Meteorology Pune, Earth Risk Evaluation Center, and the Ministry of Ocean Development. It play a crucial role in providing services for weather, climate, ocean, hydrology and seismology। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, जैसा कि इसका नाम बताता है, इसको फॉर्म किया गया था 29 जनवरी 2006 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसको बनाया गया था मर्ज करके इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, अर्थ रिस्क इवैल्यूएशन सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ ओशियन डेवलपमेंट को। ये प्ले कर रहा है क्रूशियल रोल को, प्रोवाइड करता है सर्विसेज जैसे कि वेदर हो गया, क्लाइमेट, ओशियन, हाइड्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, इस टाइप के सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। यूरिया गोल्ड के बारे में हम जान लें। यूरिया गोल्ड आपका एक न्यू वैरायटी है यूरिया, जिसको कोट किया गया है सल्फर के साथ। इसको लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के शिखर पे। तो कहां पे इसको लॉन्च किया गया है? राजस्थान के शिखर पे। मकसद इसका क्या है? इसको डिजाइन किया गया है ताकि एड्रेस किया जा सके सल्फर डिफिशियंसी को सॉइल का, ताकि ये बेनिफिट करे फार्मर्स को, इनहेंस करके उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। यूरिया गोल्ड को माना जाता है कि ये बेटर है कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ यूरिया के कंपैरिजन पे, जिसमें कि इंक्लूड किया गया है नीम कोटेड यूरिया को भी। क्यों? तो इसके पीछे का हम रीजन जानते हैं। सबसे पहला तो ये स्लो रिलीज होता है। सल्फेट कोटेड यूरिया जो है ये फैसिलिटेट करता है ग्रेजुअल रिलीज को नाइट्रोजन का, इस कारण ये इनहेंस कर देता है इसके अवेलेबिलिटी को और अपटेक को क्रॉप्स के लिए। एक्सटेंडेड लाइफ, जो इसका लाइफ है वो ज्यादा होता है। जो इंक्लूड किया गया है ह्यूमिक एसिड को यूरिया गोल्ड पे, ये एक्सटेंड कर देता है इसके लाइफ स्पैन को फर्टिलाइजर के रूप में। रिड्यूस ओवरऑल फर्टिलाइजर यूजेस, जो ओवरऑल फर्टिलाइजर का उपयोग है उसको भी ये कम कर रहा है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो 15 kg यूरिया गोल्ड है, ये प्रोवाइड करता है कंपेरेबल बेनिफिट 20 kg कन्वेंशनल यूरिया के मुकाबले, जो कि इसको और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव चॉइस बना देता है फार्मर्स के लिए। यूरिया के बारे में हम जान लें। जो मेन फंक्शन है यूरिया फर्टिलाइजर का, जिसमें 40% नाइट्रोजन कंटेंट होता है, ये प्रोवाइड करता है प्लांट को नाइट्रोजन ताकि प्रमोट किया जा सके ग्रीन लीफी ग्रोथ को। ये जो है मदद करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट का। इस कारण जो यूरिया फर्टिलाइजर है ये प्रोवाइड करता है सिर्फ नाइट्रोजन को ही नहीं बल्कि पोटेशियम, फॉस्फोरस को भी, जो कि मेन यूज होता है ब्लूम करने के लिए, ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाराष्ट्र सह्याद्री प्लेटू। तो महाराष्ट्र के सह्याद्री प्लेटू के बारे में हम जानेंगे। Land use change in Maharashtra Sahyadri Plateau, specifically the rapid shift from traditional local grain cultivation to monoculture plantation of mango and cashew, are impacting various elusive amphibians, insects and reptiles that live under loose rocks। जो लैंड यूज में बदलाव दिखा गया है महाराष्ट्र के सह्याद्री प्लेटू पे, स्पेसिफिकली जो रैपिड शिफ्ट हुआ है ट्रेडिशनल लोकल ग्रेन कल्टीवेशन से मोनोकल्चर प्लांटेशन की ओर, जैसे कि मैंगो हो गया, कैस्यू हो गया, इस कारण प्रभाव देखा जा रहा है इल्यूसिव एम्फीबियन, इंसेक्ट, रेप्टाइल के ऊपर जो कि रहते थे लूज रॉक्स पे। ये जो स्टडी है ये सपोर्ट किया गया है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एज कंजर्वेशन के द्वारा, हैबिटेट ट्रस्ट के द्वारा और जो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा। ये प्लेटू होता है क्या है? तो प्लेटू एक फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म होता है जिसका रिलेटिवली लेवलर सरफेस होता है। ये ऑफन सराउंडेड होता है स्टीप स्लोप्स या क्लिफ से। ये जो है हाइयर होता है सराउंडिंग एरिया से कंपेरेटिवली, लेकिन टिपिकली ये स्ट्रेस करता है लार्जर एरियाज पे। सह्याद्री प्लेटू, जो सह्याद्री प्लेटू है ये आपका लोकेटेड है वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, ये पैरेलल है अरेबियन सी के। ये स्ट्रेस करता है गुजरात जो है वहां से नॉर्थ से कर्नाटका तक साउथ के। ये जो है एवरेज एलिवेशन इसका 1000 मीटर है। सह्याद्री माउंटेन रेंज के बारे में भी हम जान ले।
तो जो वेस्टर्न घाट है महाराष्ट्र का, इसको लोकली हम सह्याद्री रेंज भी कहते हैं। कालुसोबाई जो है वो हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काच प्लेटू जिसको कि हम महाराष्ट्र वैली ऑफ फ्लावर भी जानते हैं, ये सिचुएटेड है सह्याद्री रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट पे ही। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.